Friends, today I am going to start present perfect tense after present indefinite and present continuous tense। जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को अध्ययन कर चुके हैं, उसके रूल्स, उसके जो पहचान, सारी चीज़ों को आपने जाना और मैं उसको जो है अच्छे ढंग से उसके नियम, उदाहरण सहित उसके जो होते हैं उसको मैंने आपको बताया सरल शब्दों में। तो आज हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट टेंस के तीसरे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम इसके जो पहचान होती है उसको हम लिखेंगे। आप लोग उसके पहचान को लिखिए और इसके पश्चात हम सहायक क्रिया पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात उसके रूल्स पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात आपको हम जो एक्सरसाइज है उसको हल करके आपको हम समझाएंगे। तो आप जो है लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। आप देखिए, पहचान में जब आप जाएंगे तो इसके आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेज ऑफ टेंस ये कह लीजिए, मतलब टेंस की पहचान क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है वाक्य के अंत में, जैसा कि ऐसे सब में लिखा जाता है, अंत में जितने प्रकार से वाक्य के अंत में मतलब जितने प्रकार से वाक्यों की पहचान होती है उसको हम सारा लिखेंगे। वाक्य के अंत में प्रमुख रूप से चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके पश्चात चुका हूँ, इसके पश्चात आएगा दिया है, दिए हैं, दी है, किया है, किए हैं, की है, हुआ है, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। और हो सकते हैं, लेकिन इतना प्रमुख रूप से आप जानते रहिए, इत्यादि शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, मतलब कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, प्रमुख रूप से वाक्यों के अंत में इस प्रकार से शब्द आए रहते हैं। इसके पश्चात और होते हैं, लेकिन हम उसको और चर्चा कर देते हैं। और आप प्रमुख रूप से जितने हैं, मतलब कि जो मेजर वर्ड्स हैं उनको आप लिख लीजिए। वैसे भी होता है बना है, बनी है, बने हैं, आया है, आई है, आए हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं प्रमुख हैं, जो चीफ वर्ड्स हैं, उसको मैंने लिख दिया है। अब हम इसके पश्चात चर्चा करते हैं कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत जो है इसमें दो सहायक क्रिया आती हैं, हैज और हैव। ये दो सहायक क्रिया होती हैं। अब हैज और हैव को किसके साथ आएंगी उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। और ये जो है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। मतलब इसको आप कैटेगरी में देख सकते हैं कि इसके साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी और उसके साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इट कैन बी नोटेड डाउन बाय द स्टूडेंट्स। मतलब इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो देखते चलिए। अब मैंने जैसा कि बताया है कि प्रत्येक टेंस के चार जो टेंस होते हैं, उन चारों टेंस की अलग अलग पहचान होगी। तो अलग अलग पहचान होगी तभी आप उसको कायदे से, नियमानुसार, व्याकरण की दृष्टि से हल कर पाएंगे। सो आई मीन टू से दैट द रूल्स ऑफ दिस टेंस इज
अंडर पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम जो है अब इसमें जो है पॉजिटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक टेंस के 3 सेंटेंस होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या रूल्स है, कैसे उसमें वाक्य हल किया जाता है, आप उसको देखिए। इसमें नियम है सर्वप्रथम, अब पॉजिटिव सेंटेंस की हम चर्चा कर रहे हैं, सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया जैसा कि यहाँ पर लिखा है, हैज और हैव 2 सहायक क्रिया होती हैं। 2 सहायक क्रियाओं में से हैज के साथ किस पर्सनल प्रोनाउंस को रखा जाता है और हैव के साथ किस पर्सनल प्रोनाउन को प्रयोग किया जाता है, ये मैंने बता दिया। वैसे आप जान लीजिए कि एक वचन अगर नाउन रहेगा, एक वचन नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ हैज आएगा, और प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ हैव आएगा। मतलब इनके अलावा चूँकि जो मुख्य रूप से वाक्य होते हैं उसमें पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होते हैं, वही प्रमुख रूप से वही जो है कर्ता का विशेष रूप से काम करते हैं। लेकिन कभी कभी वाक्यों में इनके स्थान पर नाउन्स, उनके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ऐसे भी आ सकते हैं। लेकिन जो लर्निंग पॉइंट होता है, जो लर्निंग एरिया होती है, जो लर्निंग टाइम होता है, उसमें यही प्रमुख रूप से पहले बताना चाहिए। मतलब कि ही सी इट आई व्यू देखो ही, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वहाँ पर जो मतलब कि लर्निंग का जो सीखने की जो उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि पॉजिटिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आप समझते हैं, प्लस कर्म। तो इस प्रकार से इसका ये नियम हो गया कि सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, ऐसे इसके जो मतलब कि क्रम हैं अनुवाद करने के, ऐसे होते हैं। तो हम आपके समक्ष जो है अब वाक्यों को रख रहे हैं, आप उसको देखिए और उसको हल करने की जो उसमें तरकीब लगी है उसको आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्यों को देखिए। अब पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य देखिए, जैसे यहाँ है, मैं पहला वाक्य लिख देता हूँ, वह स्कूल जा चुका है। बहुत सरल सा वाक्य, बहुत सरल तरीके से बनेगा। मैंने जैसा कि बताया है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म, कभी कभी तो आप देखते होंगे कि कर्ता क्रिया ही केवल रहती है, कर्म नहीं रहता है। लेकिन वाक्य जितने लंबे आप करेंगे, मतलब वाक्य जितना भी बड़ा रहेगा, तो उसमें प्रायः यही ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यही चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और बाकी कर्ता प्रमुख रूप से एक ही रहेगा, हो सकता है कई शब्दों के मेल से कर्ता बना हो। क्रिया प्रमुख रूप से एक ही रहेगी जो मुख्य क्रिया है, वैसे इन्फिनिटिव आ सकती है, जिरेंड आ सकता है, पार्टिसिपल्स आ सकते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन जो मुख्य क्रिया होती है जिसमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, वो प्रमुख रूप से एक ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का क्रम जो है होना बहुत आवश्यक है। मैं चर्चा कर चुका हूँ कि कर्ता माने जिसके बारे में बात की जाए, क्रिया माने जो उस बात को पूरा करे, कर्म माने जो उस बात को सपोर्ट करे। ये क्या कहते हैं कि जनरल थॉट में, मतलब कि सामान्य विचार में ये चीज़ें जो है स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट में, उसके विचार में, उसकी सोच में रहना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को ऐसे मौखिक रूप से उनके परिभाषा के अंतर्गत आपको जानना भी चाहिए कि कर्ता, क्रिया, कर्म। चूँकि आपको बताया गया है कि ग्रामर एक ऐसी, मतलब अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो इंटरनेशनल लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको जानना, ग्रामेटिकली इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे आप जो स्पीकिंग करते हैं वो एक दूसरा स्टैंडर्ड होता है, उसमें आप जो है सामने वाले का जो स्टेटमेंट है उसको केवल समझते हैं। और इसमें जो मतलब ग्रामेटिकल, मतलब कि जो ग्रामर पर डिपेंड होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसमें प्रायः आप जो है ग्रामर के द्वारा बनाए गए उन सेंटेंस की उत्पत्ति और कहाँ पर क्या अंतर है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, एक वचन बहुवचन पर जो है आप विचार करते हैं, एक वचन बहुवचन, या उसमें जो करेक्शंस होते हैं, इन करेक्शंस जो होते हैं उसको आप समझते हैं कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ पर नहीं। और लेकिन जो स्पीकिंग इंग्लिश होती है, जो बोलचाल की भाषा होती है, जिसको हम आप प्रयोग करते हैं, उसमें करेक्शन इन करेक्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता। सामने वाले के मतलब कि जो थॉट है, सामने वाले का जो कॉन्सेप्ट है, उसके कहने का जो तात्पर्य है, केवल आप उसको समझते हैं, उसके अनुसार आप रिप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो व्याकरण, ग्रामेटिकल जो मतलब कि अंग्रेजी है,
उसमें और उसमें जो है बहुत अंतर होता है। तो जैसे अब देखिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, वाक्य को हम बना रहे हैं, आप देखिए उसमें ग्रामर से कहाँ पर गलती हो सकती है, कहाँ से गलती नहीं हो सकती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर वह स्कूल जा चुका है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे सर्वप्रथम कर्ता, कर्ता के बाद फिर क्या लिखेंगे आप, सर्वप्रथम कर्ता, कर्ता के बाद आप सहायक क्रिया। अब सहायक क्रियाओं को आप डिसाइड करिए कि कौन सी सहायक क्रिया होगी। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे तो आपको आप जो है उसको पाएंगे यहाँ पर ही के और इट के साथ क्या होता है, हैज। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज। अब इसके बाद ये बोलते हैं कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 3, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 टेंस होते हैं। सबके परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया का प्रायः थर्ड फॉर्म आता है। उसमें किसी प्रकार से और वाक्यों के बारे में विचार करने की आपको आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए आपने क्या देखा इसमें कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गान, ही हैज गान। अब यहाँ टू होगा क्योंकि जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, गान टू स्कूल। इस प्रकार से वाक्य बन गया। अब हम इसी क्रम में एक और वाक्य आपको दिखाते हैं। दूसरा जो वाक्य है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, याद कर लिया हूँ। कुछ दूसरे भिन्न प्रकार के शब्दों के साथ वाक्य बनाइए। मैं अपना पाठ याद कर लिया हूँ। मैंने बताया कि किया है, किए हैं, की है, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। जैसे उसने बढ़ई ने मेज़ बना दिया है, आप इसको भी देखिए, बढ़ई ने मेज़ बना दिया है, बढ़ई ने मेज़ बना दिया है। द वर्क इज कंप्लीटेड इन दिस टेंस, मतलब इस वाक्य में जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वो प्रायः जो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसीलिए इसका नाम है परफेक्ट। परफेक्ट माने होता है पूरा करना, आप जानते हैं। जैसा कि इन शब्दों को आप जो है पहले से जानते हैं, परिचित शब्द हैं, ये शुरू से मतलब कि कक्षा 6 से ही आप व्याकरण पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य होता है परफेक्ट मीन्स होता है पूरा होना। तो पूरा का मतलब कि द वर्क इज कंप्लीटेड इन दिस टेंस। इसमें जो वाक्य होता है वो पूरा किया मतलब पूरा रहता है। तो आप देखें कि बढ़ई ने मेज़ बना दिया है, द मेज हैज़ बीन फिनिश्ड बाय द कारपेंटर। So there is no any rest work in this sentence. All the sentences which are related to perfect tense, which are related to present perfect tense or past perfect tense or future perfect tense, the work has been completed by the speaker. मतलब कि कर्ता के द्वारा सारे कार्यों को पूरा कर लिया जाता है। There is no rest work. There is no remain any works in this sentence. So मैं अपना पाठ याद कर लिया हूँ, इसमें करता है आई। तो आई को आप पहले क्या करेंगे, मिलाएंगे। आई के साथ क्या होता है, यहाँ पर लिखा जाएगा आई हैव। अब इसके बाद याद करना, याद करने की जो अंग्रेजी होती है उसका थर्ड फॉर्म आएगा। तो याद करने की अंग्रेजी आप जानते हैं लर्न होता है, तो यहाँ उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्नड। अब देखिए कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर अपना अपनी या उसका उसकी आ जाता है। तो आपको जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके जो केस होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पजेसिव केस, 3 केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अपना अपनी और उसका इसकी में जो है, जैसे उसका उसकी लिखना है और अपना अपनी लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू कैन चेंज द पजेसिव केस फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। मतलब आप पर्सनल प्रोनाउन को उसके पजेसिव केस में ही बदल सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इट्स, अपना अपनी, उसका उसकी। आई मीन टू से दैट व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ अपना अकॉर्डिंग टू आई, me, my. My is also possessive case, so you can write here my. I have learnt my lesson. I mean to say that if you are writing about any personal pronoun or any subject of any sentence, so you can जैसे suppose that here if it is written wrong,
राम ने अपना अगर यहाँ पर लिखा हो तो व्हाट विल यू राइट हियर? आप राम अपना अपनी, आप राम का अपना अपनी क्या लिखेंगे? सो यू विल consider that Ram is also he. It cannot be she. Why? It is also masculine gender, so he means his. तो यहाँ पर आई का क्या हो गया? अपना अपनी, माई हो गया। अब यहाँ पर लिखा है बढ़ई ने मेज बना लिया है। देयर इज नो पॉजेसिव केस इन दिस सेंटेंस, सो द कारपेंटर मीन्स इट इज आल्सो सिंगुलर नंबर्स। वाई? बढ़इयों ने अगर होता तो बहुवचन होता, तो यहाँ का हो जाता द कारपेंटर्स। देयर इज नो प्लूरल नंबर of carpenter, so the carpenter is also singular number and it is also indicating a singular person, a singular man, so it is singular number. So you can write here after the carpenter has, you cannot write here have. Why? Have is also, have indicates also plural number, so there is no I, we, you, they or any plural number of the subject, so you can write here has. So the carpenter has. After this has, after has you can write here the third form of that verb, which verb has come into the sentence. So बनाने की अंग्रेजी क्या होती है? made. ये make होता है, its third form is made. You can write here prepared. तैयार करना भी होता है, बट इट इज़ वेरी करेक्ट और इट इज़ क्वाइटली करेक्ट, मेड। द कारपेंटर हैज मेड। आफ्टर दिस यू विल राइट द रेस्ट पॉइंट्स ऑफ दैट सेंटेंस आर रेस्ट ऑब्जेक्ट्स, विच आर ऑब्जेक्ट्स यू कैन फाइंड देयर मेज, द टेबल मीन्स मेज। इफ़ यू आर सस्पेंशन, so you can write here tables, but it is also indicating table, not tables. It is perfect, it is completed, कंप्लीट किया जाता है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, देयर इज ए एक्सेस सेंटेंस। if you have learnt about positive, negative and interrogative, I have told you that you can write not after the subject of that sentence. आप जो है कर्ता के बाद not लगा सकते हैं। So I do not regard it is also a separate sentence, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। मैं इसको अलग से सेंटेंस नहीं मानता हूँ, लेकिन उसमें आपके टेक्स्ट में जो है इसको अलग से सेंटेंस माना गया है, इसलिए मैं उस पर चर्चा कर दे रहा हूँ कि हम आपको जो है 4 प्रकार के सेंटेंस को 3 प्रमुख रूप से और एक और उसका सहयोगी सेंटेंस के रूप में मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। तो आप देखते रहिए। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को मैंने किस प्रकार से जो है वो हल किया है। पॉजिटिव सेंटेंस को जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है उसी प्रकार से उसके रूल्स और उसके हेल्पिंग वर्ब पर आप ध्यान देंगे, और उसका जो रूल्स का क्रम है, उसके नियमों का जो क्रम है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, इसको आप याद करेंगे। और इसको याद करेंगे और आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के सेंटेंस जो इस पर डिपेंड हैं, इस प्रकार के वाक्यों पर डिपेंड हैं, इस प्रकार के नियमों पर डिपेंड हैं, यू कैन सॉल्व ऑल दीज सेंटेंसेज ईजिली by learning the rules of the sentence, by learning the helping verbs of this sentence, by learning the other issues, other points of this sentence. So you can see about the negative sentence. इस प्रकार से अब हम जो है इसके नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के क्या रहस्य हैं, उसको क्या नियम हैं, आप देखिए। क्योंकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। सो द रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया, एक सहायक क्रिया आएगी, सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। जैसा कि आप जान रहे हैं सहायक क्रिया
कितने हैं? 2। तो अब आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं, निगेटिव सेंटेंस के बनाने के क्या तरीके हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो वाक्य हैं, जैसे कई वाक्यों को आप हल करते हैं तो कई जो वाक्य होते हैं उसमें तरह तरह के नियम होते हैं। आप केवल रूल्स को जो है, मतलब जो उसके नियम हैं उसको आप याद कर लीजिए, बट यू हैव नॉट लर्नड द सेंटेंस with the rules of that tense. You cannot solve easily any sentence. If you have learnt many kinds of sentences with the rules of that tense, you can solve all these sentences, all the sentences which have to solve by you. मतलब कि आपके द्वारा जो हल किए जाने वाले प्रश्न हैं, यदि आपने प्रैक्टिस वाक्यों के साथ यदि आपने प्रैक्टिस किया है, वाक्यों के साथ यदि आपने नियम लगा करके प्रैक्टिस किया है तो आपके लिए बहुत सरल है। लेकिन यदि वाक्यों के साथ आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप केवल रूल्स को जानते हैं, ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वाक्य आ जाएंगे कि आपका रूल वहाँ पर काम नहीं करता है, चूँकि आपने कई प्रकार के वाक्यों को हल करने की आदत नहीं डाली है। सो यू कैन नॉट सॉल्व एनी सेंटेंस ईजिली इफ़ यू डोंट नो अबाउट द रूल्स, अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द सेंटेंस विद ऑफ दैट सेंटेंस विद द रूल्स ऑफ दैट टेंस। मतलब उस वाक्य के, उस टेंस के अनुसार अगर आपने नियमों को लगा करके वाक्यों को हल नहीं किया है तो आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से वाक्यों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है एक सेंटेंस में जो है मैं जो है 4-5 वाक्यों को हल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए वाक्यों को, उसके रहस्य को देखिए कि कर्ता कैसे बनता है, एक वचन कैसे होता है, बहुवचन, इसको आप देखते रहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि उसका भाई अपना कार्य पूरा नहीं किया है। एक वाक्य हो गया। आप दूसरा वाक्य देखिए, पिताजी अभी स्नान नहीं किए हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा रहस्य है, मैं आपको बताऊंगा। उसने कभी झूठ नहीं बोला है। उसने कभी झूठ नहीं बोला है। अब देखिए ये 3 वाक्य हो गए। अभी हम और वाक्य आपको दिखाते हैं। अब इसमें आपको जैसे हल करना है, वाक्य आपके सामने आ गया। अब आपने वाक्य को पढ़ कर के ये देख लिया कि ये वाक्य जो है निगेटिव हैं। ये तीनों वाक्य किस में हैं? निगेटिव सेंटेंस में। मतलब इसमें नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रदर्शन, नकारात्मक इशूज, मतलब कि नकार करने वाली बातों को यहाँ पर दर्शाया जाता है। ऐसे वाक्य हैं भी। तो आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव set the words which have come into this sentence with the rules of that sentence। सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। अब आप देखेंगे उसका भाई, यू विल जस्टिफाई व्हाट इज हिज ब्रदर। यू हैव टू चूज, यू हैव टू correct it is in singular number or it is in plural number. So you will give you will give an example of his brother. Suppose that he is his brother. You can give such kind of examples टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब कि विद्यार्थियों को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। उसका भाई मीन्स राम। इट हैज़ बीन वेरी ईजी। ये बहुत सरल हो गया। कैसे? इफ़ इट इज़ राम सो इट इज़ आल्सो इन सिंगुलर नंबर। सो यू कैन यूज हियर सिंगुलर नंबर वर्ब हैज। आफ्टर दिस यू विल राइट the introduction of negative sentence, introducing of negative sentence. So you will here write not. After this you will write third form of this verb, which verb has come into the sentence.
सो कार्य पूरा करना, आई मीन टू से दैट फिनिश इज ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क. सो इट कैन बी रिटेन हियर फिनिश्ड. सो देयर इज वन प्रॉब्लम हैज कम इनटू द सेंटेंस. दूसरी समस्या क्या आ गई? व्हाट विल बी अपना अपनी ऑफ हिज ब्रदर. सो आई हैव टोल्ड यू, यू विल कंसीडर, you will regard that Ram is also his brother. So Ram is singular number of that sentence subject. इस वाक्य के कर्ता के रूप में राम जो है वो एक वचन है. सो यू कैन राइट, यू कैन फाइंड दैट राम्स अपना अपनी विल बी हिज. वाई राम इज ही. सो हिज पजेसिव केस इज ऑफ ही, मतलब ही का जो पजेसिव केस होगा वो क्या होगा? हिज होगा. ही का पजेसिव केस क्या होगा? हिज होगा. सो इट विल बी रिटेन हियर हिज वर्क. इट इज कंप्लीटेड. ये पूरा होता है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू विल हैव टू सर्च व्हाट इज सब्जेक्ट. सो देयर इज सब्जेक्ट द फादर. देयर इज ए प्रॉब्लम. व्हाट इज there is no problem. Why? There is no possessive case of the father. The father, it is also singular number. Suppose that Ram is his father. So you can write here has, the same sentence. The father has not. अब देखिए यहाँ पर जो मतलब कि वाक्यों में आप जो लिख रहे हैं, एक अंग्रेजी होती है BATHE, मीन्स होता है स्नान करना, ये है वर्ब. अब एक और होता है बाथ. बाथ मीन्स केवल होता है स्नान. सो यू कैन राइट बिफोर दिस वर्ड टेक बाथ. टेक बाथ मीन्स होता है स्नान करना. इट हैज बिकम वेरी इजी. सो यू कैन राइट हियर आइदर टेक बाथ, आइदर बेद्ड. जो भी मतलब कि आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं. तो एक रूल है कि ये अंग्रेजी पहले से बनी हुई है तो आपको अंग्रेजी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है. द फादर हैज़ नॉट बेद्ड, थर्ड फॉर्म होगा बेद्ड. अभी का मतलब अंग्रेजी होगी एट. इट इज़ आल्सो एडवर्ब. सो यू कैन राइट लास्ट इन द फॉर्म इन द सेंटेंस. सो द फादर हैज़ नॉट बेद्ड एट. पिताजी अभी स्नान नहीं किए हैं. तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है हिज ब्रदर है उसका अपना अपनी किस प्रकार से आया. हिज ब्रदर को आपने क्या माना? सपोज दैट यू हैव रिगार्डेड राम श्याम मोहन. सो राम श्याम मोहन हैज़, राम श्याम मोहन कैन ही, मतलब राम श्याम मोहन क्या हो सकते हैं? ही हो सकते हैं. सो इट इज़ रिटेन हियर हैज़ हिज. द फादर हैज़ नॉट बेद्ड एट. आप अगर आप चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं द फादर हैज़ नॉट टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन बाथ एट. इट इज़ आल्सो करेक्ट सेंटेंस. ये भी एक सही वाक्य है. तो इसलिए आप इसको भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं. देखिए ये रहस्य हैं. जैसे मैंने अभी बताया ना कि वाक्यों को जब आप हल करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पर फिनिश से काम होता जा रहा है, कहाँ पर क्या कहते हैं फिनिश के साथ वर्क भी आ जाता है, डन के साथ वर्क भी आ जाता है. कभी वैसे डन मीन्स होता है काम करना, तो कभी कभी डन से अकेले वाक्य नहीं बनता है. अभी वाक्य में आएगा तो हम आपको दिखाएंगे. जैसे उसने अगर यहाँ कहा जाए वह अपना कार्य कर लिया है, तो अभी दिखाते हैं आपको कैसे होगा उसका. देखते रहिए आप. तो इस प्रकार से आप तीसरा सेंटेंस देख रहे हैं कि उसने कभी झूठ नहीं बोला है. उसने कभी झूठ नहीं बोला है. अब उसने की यहाँ अंग्रेजी आप बेहिचक क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे. कभी कभी स्टूडेंट जो है उसने को लिखने में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि उसने की क्या अंग्रेजी होती है. सो इट इज़ आल्सो नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ ही. यह भी ही के पर्सनल प्रोनाउन के रूप में ही लिखा जाता है. सो इट इज़ हियर उसने मीन्स वह, उसने मीन्स राम श्याम वह. सो इट इज़ करेक्ट, मतलब ये सही है. उसने की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? ही. अकॉर्डिंग टू ही यू विल राइट हैज़. ही हैज़
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गूढ़ शब्द आ गया है। कभी नहीं जब आ जाता है तो कभी नहीं आता है तो वाक्यों की थोड़ा सा जो मतलब कि मतलब उसके जो क्रम होते हैं वो कभी कभी थोड़ा सा बदलने लगते हैं, या उसमें थोड़ा सा जो नियम हो जो होते हैं उसके जो रहस्य होते हैं वो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आ जाता है। जैसे अब यहाँ पर आ गया है ही हैज़ नेवर, अब नॉट नहीं आया है। कभी कभी जो है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बताया जाता है कि नेवर आ जाता है तो सहायक क्रिया नहीं आती है, लेकिन देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे हो रहा है। तो जो एक्सेप्शंस ऑफ द रूल्स ऑफ द ग्रामर इज these are the exceptions these are the under exceptions of the rules of the grammar. He has never, अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या होगा, told. He has never told a lie, उसने झूठ कभी नहीं बोला है। तो इस प्रकार से आप देखिए इसमें थोड़ा सा फेरबदल आ गया। यहाँ पर नॉट नहीं आया, निगेटिव के स्थान पर नेवर आ गया है, हैज आया ही है। अब आप देख रहे हैं कि नेवर के साथ भी यहाँ पर वही नियम लागू होता है जो नॉट के साथ लागू होगा, जबकि अन्य टेंसेज में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में या नेगेटिव मतलब कि पास्ट टेंस में अगर आप जाएंगे तो नेवर के साथ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आ जाता है, और उसमें जो डिड नॉट और डिड नॉट के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा रहस्यात्मक नियम है, उसको आप देखिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छा, एक वाक्य और आप देख लीजिए थोड़ा सा जिसमें भिन्नता है, उसको हम दिखाते हैं। जैसे वह अपना कार्य नहीं किया है, वह अपना कार्य नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर डू मीन्स भी होता है कार्य करना, वर्क मीन्स भी होता है कार्य करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही नियम लागू होगा, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। इस प्रकार से ये बन गया ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। यदि आप इसको ले जाइए पॉजिटिव सेंटेंस में ले जाएंगे तो वह उसने अपना कार्य किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ डन। अगर आप ऐसे लिख देंगे कि ही हैज़ डन तो ये गलती माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य पूरा करने की अंग्रेजी डन हो तो सकती है, लेकिन ही हैज़ डन हिज वर्क, इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि यदि जितने प्रकार के वाक्य आपको बताए जाएं, जितने प्रकार के वाक्य टेक्स्ट में दिए हों, आपकी एक्सरसाइज दिए हैं, उसमें सभी प्रकार के वाक्यों में अलग अलग उसमें नियम्स होते हैं, अलग अलग उसके रूल्स होते हैं। इसलिए अगर आप कई प्रकार के वाक्यों को आप हल किए हैं तो आप किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में सेंटेंस को हल करने में आपको आसानी होती है। इस प्रकार से हम आपको अब ले चलते हैं क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव आपका समाप्त होता है, और इसके बाद हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस चर्चा करेंगे। धन्यवाद।